दिल्ली से करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी पर ब्राजील के बेलम शहर में हो रहे ये विरोध प्रदर्शन और एक मजदूर के कंधे पर सवार डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीर आज ग्लोबल वार्मिंग का सच बताती है। एक ओर तेल, कोयले और गैस का कारोबार और दूसरी ओर दुनिया के अंधे राजनेता, जिनमें से कुछ भले ही बातें तो धरती को बचाने की करते हों, लेकिन कहानी विनाश की ही लिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां हम बातें करते हैं क्लाइमेट, साइंस और हेल्थ की। ग्लोबल वार्मिंग की कहानी जो हमारी नई पीढ़ी के लिए किसी भी युद्ध या सामरिक खतरे से कम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि धरती पर विनाशलीला की पटकथा लिखने वाली कंपनियों के नुमाइंदे ही वहां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बैठकर नीतियां बना रहे हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े और अमीर देशों के सैकड़ों एजेंट और लॉबीकर्ता ब्राजील के बेलम में पर्यावरण का बिल्ला लगाए घूम ही नहीं रहे, बल्कि आने वाले दिनों की पर्यावरण और ऊर्जा नीतियां भी तय कर रहे हैं। ये मुर्गी खाने की रखवाली के लिए लोमड़ियों को बुलाने जैसा है। ये लॉबीकर्ता उसी कारोबार से जुड़े हैं जो धरती के विनाश की आधारशिला रखता है, जीवाश्म ईंधन का कारोबार, यानी कोयले, तेल और गैस का बिजनेस। बड़ी बड़ी जीवाश्म ईंधन कंपनियों के 1,600 से अधिक लॉबीकर्ताओं को बेलम सम्मेलन के पास दिए गए हैं, यानी नीतियों को प्रभावित करने वाले वो लोग हैं जो फॉसिल फ्यूल के डर्टी बिजनेस में हैं। और ये बताना बहुत जरूरी है कि तापमान बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है जीवाश्म ईंधन, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, तेल, कोयले, गैस का जलाना। और ये यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ तक कि ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला, उन्होंने भी इसको प्रायोरिटाइज किया। कोलंबिया जो कि लैटिन अमेरिका का देश है, उसने इस पे बहुत लीडरशिप दिखाई। कहा है कि एक रोड मैप बनना चाहिए कि कैसे हम इस जीवाश्म ईंधन से दूर जा सकें और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ सकें, क्योंकि इसका जो एक बड़ा अग्रीमेंट हुआ था वो आज से 2 साल पहले दुबई में हुआ था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए उस रोड मैप की बात हो रही है। लेकिन इस वक्त ये भी बताना बहुत जरूरी है कि इस सम्मेलन में 1600 से ज्यादा लॉबिस्ट जो हैं, जो इस जीवाश्म ईंधन को प्रमोट करने के लिए आए हैं और वो चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमीज हमेशा उस पर निर्भर रहें। आप ये समझिए कि वो हर 25 नेगोशिएटर के ऊपर एक इस वक्त लॉबी करता है, जिसका काम ही है फॉसिल फ्यूल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और अगर हम उनकी संख्या को और गौर से देखें तो पता लगेगा कि जो 10 सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जिन पे सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज की मार पड़ रही है, उससे भी 2/3 ज्यादा पासेस उनको मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इन्फ्लुएंस वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये प्रदर्शन और एक मजदूर के कंधे पर ट्रंप के लदे होने की ये तस्वीर या ये स्टैच्यू जलवायु संकट में वैश्विक सत्ता संरचनाओं यानी ग्लोबल पावर ऑर्डर का प्रतीक है। ये दिखाता है कि किस तरह से साधारण लोग और गरीब क्षेत्र अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा लिए गए फैसलों का बोझ उठाते हैं, और ये इस बात का पर्दाफाश करती है कि जलवायु कार्रवाई में न्याय जैसी कोई चीज नहीं दिख रही। और भी गंभीर बात यह है कि इन लॉबीकर्ताओं को कई सरकारें अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा रही हैं, जबकि इन क्लोज डोर मीटिंग्स में जाने की अनुमति सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के अलावा किसी को नहीं होती है। सवाल उठता है कि क्या फॉसिल फ्यूल का दौर खत्म हो पाएगा जब नियम वही लोग बना रहे हैं जो इस जीवाश्म ईंधन से फायदा उठाते हैं। निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। फॉसिल फ्यूल लॉबी हमेशा से किसी न किसी तरीके से एक तरीके से पार्टिसिपेंट रही है, बट पिछले कुछ सालों में इनका स्केल और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा है। पिछले साल मैंने एक रिपोर्ट की थी, उसमें मैंने बेसिकली मेंशन किया था कि ओपेक कंट्रीज का एक स्टॉल था कॉप में लास्ट टू लास्ट ईयर। तो इस बार भी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे जो इस तरीके के फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं, फॉसिल फ्यूल कंपनीज के जो ग्रुप हैं, उनका स्टॉल मिलेगा आपको, पवेलियंस मिलेंगे जहाँ पे वो अपना वो क्या काम कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। जो स्टेटमेंट्स कहे जा रहे हैं एक तरीके से उस पर उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होना है, क्योंकि नेगोशिएशन रूम्स में सब लोग अलाउड नहीं होते, मीडिया तो बिल्कुल कभी अलाउड नहीं होता है, और जो ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो भी कई बार रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। यह कहना गलत नहीं है कि यह सम्मेलन मुर्गी खाने में लोमड़ियों को बुलाने जैसा है।
ये शब्दावली सम्मेलन में मौजूद ऑब्जर्वरों की है। मुर्गी खाने में लोमड़ी को बुलाना ऐसे ही है जैसे बिल्ली को दूध के पहरे पर बिठाना। 450 से अधिक संगठनों के समूह किक बिग पॉल्यूटर्स आउट ने अपनी रिसर्च में पाया है कि लॉबीकर्ताओं की संख्या हर देश के दल से ज्यादा है, केवल ब्राजील को छोड़कर। जाहिर तौर पर क्योंकि ब्राजील तो मेजबान देश ही है, वहां सम्मेलन ही हो रहा है, इसलिए उनके प्रतिनिधि अधिक होंगे ही। यानी दुनिया के किसी भी देश के इतने प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचे हैं ब्राजील को छोड़कर, जितने तेल और गैस के हिमायती यहां आ पहुंचे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता अब संयुक्त राष्ट्र से यह मांग कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल उद्योग को नीति निर्माण से दूर रखा जाए और औपचारिक नियम बनाए जाएं इसके लिए, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तंबाकू संधि में है, जहां तंबाकू कंपनियां किसी भी हेल्थ वार्ता का हिस्सा नहीं हो सकती। लेकिन एक मिनट, दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था और राजनीति भी तो इन्हीं फॉसिल फ्यूल लॉबीकर्ताओं के हाथ में है। पिछले कुछ सम्मेलन पेट्रो स्टेट्स में हुए, यूएई और अजरबैजान इसके उदाहरण हैं। इससे पहले हुआ सम्मेलन भी इजिप्ट में था, जो काफी हद तक तेल और गैस के कारोबार पर टिका हुआ है। तो अगर पैसे और राजनीति का खेल इन लॉबीकर्ताओं के हाथ में है, तो धरती के भविष्य की चिंता आखिर किसे होगी? विकसित देशों में ही नहीं, बहुत सारे विकासशील देशों की राजनीति भी जीवाश्म ईंधन की बड़ी बड़ी कंपनियां या उनके एजेंट तय करते हैं। इस बात को आप कैसे नकार सकते हैं? अमेरिकन में तो पूरा डिस्क्लोज किया जाता है कि कौन कौन चंदा दे रहा है, तो बिल्कुल क्लियर आता है कि वहाँ जो ऑयल लॉबी है और बाकी फॉसिल फ्यूल लॉबी है वो चंदा देती है। अभी जो वहाँ राष्ट्रपति है वो खुलेआम कोल को एडवोकेट कर रहे हैं। वो पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से बाहर आ गए फिर दोबारा, जबकि पिछली सरकार फिर से अंदर आ गई थी। तो वो तो साफ दिख रहा है कि पॉलिटिशियन। और इंडिया में क्या है, इंडिया में भी वही स्थिति है। कोल की लॉबी जो है इतना हावी है कि वो आपके सारे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको या तो धीरे कर रही है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि रिन्यूएबल जितना पोटेंशियल है उतना आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के खेल में एक और महत्वपूर्ण बात, बड़ी तेल और गैस कंपनियों ने दशकों तक जलवायु विज्ञान को आम आदमी से छुपाया और जनता में संदेह फैलाया। यानी वो क्लाइमेट साइंस के तथ्यों को छुपाकर जनता में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के खिलाफ संदेह फैला रहे थे। रिपोर्ट बताती है कि एक्सॉन के वैज्ञानिक 1977 यानी आज से कोई 50 साल पहले से ये जानते थे कि फॉसिल फ्यूल धरती को गर्म करता है, लेकिन कंपनी ने इसे छुपाया। काफी हद तक इन्हीं कंपनियों के पैसे की ताकत पर तमाम लोग दुनिया भर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्टेट हेड बन रहे हैं। तो क्या आश्चर्य है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज ए हॉक्स। वो आवाज उनकी ही नहीं, तेल और गैस कंपनियों की भी है। आज से कोई 10 साल पहले हुए पेरिस समझौते के बाद अब तक दुनिया के 60 बड़े बैंकों ने, और ये बहुत बड़े बैंक हैं, $6.9 ट्रिलियन यानी करीब 600 लाख करोड़ रुपए इन फॉसिल फ्यूल कंपनियों को अलग अलग रूप में दिए हैं। पिछले साल अजरबैजान में हुए बाकू सम्मेलन के बाद से ही $250 अरब के नए तेल और गैस प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। एनर्जी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विकासशील देशों को ऐसे हालात में विकसित देशों के ट्रैप में फंसने के बजाय डेडलॉक को तोड़ने की नीति पर काम करना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड के सारा खर्चा आप दो, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। और डेवलप कंट्रीज की ये कहना कि पैसा आप लगाइए, हम कुछ नहीं देंगे, जबकि वो हिस्टोरिकली जिम्मेदार है। दोनों अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि क्या जो पॉलिटिशियंस की मूल आदत है हाथी के खाने के और हाथी के दांत दिखाने के, कि वो पब्लिक को दिखाने के लिए तो अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसी स्ट्रांग पोजीशन लेते हैं जिससे कि समझौता ना हो। ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि पिछले 2-3 कॉप से लगातार ये डेडलॉक जो बना हुआ है ये खत्म ना हो। जो $100 बिलियन का कमिटमेंट था डेवलप कंट्रीज का, उसको भी इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ। और अब तो $1.3 ट्रिलियन कहने लगे। वो कहने के लिए आप कोई भी अमाउंट कहिए, लेकिन जहां पॉलिटिशियंस और जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज का नेक्सस है वो हावी होता है। और आप देखते जाइए कि जब तक
लास्ट लेवल तक नहीं पहुंच जाएगा कि एकदम डिजास्टर रेगुलर उसमें ना होने लगे, क्लाइमेट डिजास्टर। अभी तो दिखने लगे हैं, सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंट्रीज में सब्सटेंशियल ऑकरेंस होने लगा है, लेकिन जब तक एकदम पीक पे नहीं पहुंच जाएंगे शायद तब तक इनको बुद्धि नहीं आएगी। भारत की स्थिति ऐसी है कि वो करंट इमिशंस के मामले में यानी वर्तमान इमिशंस के मामले में चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन इमिटर या कार्बन उत्सर्जक है, लेकिन उसके प्रति व्यक्ति इमिशन यानी पर कैपिटा इमिशन किसी भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री से कम है। यहां दुनिया की 18% आबादी रहती है भारत में, लेकिन उसके पास जमीन है, ग्लोबल जो टोटल दुनिया की जमीन है उसका केवल 2.5% और फ्रेश वाटर तो केवल 4% ही है। भारत ने पिछले 2 वर्षों में यानी 2024 और 2025 में हर साल 25 गीगावाट क्लीन एनर्जी क्षमता बढ़ाई है। उसकी सारी क्लीन एनर्जी को जोड़ दें तो वो कुल स्थापित एनर्जी का 50% से अधिक हो चुकी है, लेकिन कड़वा सच ये है कि उत्पादन के मामले में अभी 70% एनर्जी कोयले से ही मिल रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये एक बहुत कॉमन पॉइंट होता है भारत को एक तरीके से कॉर्नर करने का। डेवलप्ड कंट्रीज इस बात को बहुत इस्तेमाल करते हैं कि चाइना और भारत जो है वो कोल का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस पर पिछले कुछ सालों में जो एंड डिसीजंस जो कॉप के हुए हैं वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे कि जो ग्लासगो डिसीजन हुआ था 2021 में, उसमें भारत ने ऑब्जेक्शन लिया था कि केवल कोल को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है, फेज डाउन ऑफ एवरी फॉसिल फ्यूल की बात होनी चाहिए, क्योंकि ऑयल एंड गैस की बात नहीं करना चाहते विकसित देश। यही मुद्दा फिर दुबई में भी आया कि ऑयल एंड गैस बढ़ रहा है एक तरीके से और आप हमारे कोल पर जो है निशाना साध रहे हैं। आज भारत का कोयला उत्पादन 100 करोड़ टन सालाना से अधिक हो चुका है और खपत तो इससे भी अधिक है, क्योंकि हम कोयला अलग अलग वजहों से देश के बाहर से आयात भी करते हैं। साफ ऊर्जा के प्लांट तो हैं, लेकिन उनमें तकनीकी खामियां आड़े आती हैं। जनरेशन तो आज भी 70% कोल से ही आ रहा है। और क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ग्रिड जिस तरीके से आपने बना रखी है, जिस तरीके से आप टोटल एनर्जी का सिस्टम रन करते हैं, उसमें ज़्यादा सोलर पावर को कंज्यूम करने की जगह नहीं है। बैटरी स्टोरेज पे आप बहुत स्लो काम कर रहे हैं, तो हमने सोलर पावर जनरेटर तो लगा लिया, उसको ग्रिड में कंज्यूम करने का सिस्टम नहीं बनाया है। ये क्या बताता है? वो कैसे किया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से आपने कोल के लिए बेस लोड के हिसाब से ग्रिड को डिजाइन किया है, आपको सोलर को कंज्यूम करने के लिए अल्टरनेट चेंज करने पड़ेंगे। ग्रिड उस तरीके से करनी पड़ेगी कि जिससे कि आपका सोलर पावर ये जो जनरेट हो रहा है वो पूरा कंज्यूम हो जाए। क्या वो बहुत महंगी प्रक्रिया है? बहुत महंगी प्रक्रिया नहीं है, बहुत महंगी प्रक्रिया नहीं है। और कौन सी महंगी बात कर रहे हैं? आज पर मेगावाट कोल का नया पावर प्लांट आप 80,000 मेगावाट का पिछले साल आपने डिसाइड किया लगाएंगे, वो 10 से 15 करोड़ कॉस्ट आ रही है। सोलर पावर की कास्ट 5 करोड़ आ रही है। उसके बाद उसका ग्रिड डेवलप करेंगे, उसकी ट्रांसमिशन लाइन डेवलप करेंगे, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो हर हालत में रिन्यूएबल सस्ता हो गया है। बिजली की लागत भी हर हालत में सस्ती हो गई है। अगर कहीं कमी है तो विल पावर की कमी है। एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीवन स्तर उठाने वाला होना चाहिए, लेकिन उसमें उपभोग घटना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी मिडिल क्लास और समृद्ध वर्ग पर सबसे ज्यादा है। लेकिन बाजार इसी वर्ग को उपभोग बढ़ाने और उसे अधिक करने के हर रोज कुछ न कुछ उपाय थमाते रहता है, जिससे एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है। वैज्ञानिक ये मान चुके हैं और ताजा रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि धरती की तापमान वृद्धि अब 1.5 डिग्री की दहलीज पर तो हमेशा के लिए नहीं रुकी रह सकती और इसे पार कर चुकी है। फिर भी आज विकास की परिभाषा यही हो गई है कि आपका एनर्जी कंजम्पशन कितना है, जबकि धरती को बचाने का सही तरीका तो यही है कि हम उपभोग यानी कंजम्पशन को सीमित करें और लाइफस्टाइल ऐसा करें जो एनर्जी एफिशिएंट हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें और
वहीं पर जो सुपर थैंक्स का विकल्प है उससे आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जल्द ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।